हाँ, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था हमने कि सल्तनत काल को किस प्रकार से जो है एक नया रूप दिया था और किस प्रकार से उसने जो है सुदृढ़ किया था उसको। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज इल्तुतमिश के बाद जो है एक नया शासक है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। तो इससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की कि इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो 1236 में बामियान का अभियान था और उसी अभियान के समय वो बीमार पड़ जाता है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात एक नया सुल्तान बनता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, देखिए रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये कुछ ही समय के लिए बनता है, यानी 1236 से 1236 तक ही ये सुल्तान बनता है। लगभग जो है ये 7 माह तक शासक बनता है, यानी इसका शासन काल जो है वो 7 माह का रहता है। लगभग 7 माह तक शासक बनता है, 7 माह तक। तो देखिए रुकनुद्दीन फिरोज कौन था। ये रुकनुद्दीन जो फिरोज था वो इल्तुतमिश का पुत्र था, यानी इल्तुतमिश का पुत्र था। ये रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था। ये पिता थे इसके और इसकी जो माता थी उसका नाम था शाही तुर्कान, यानी इल्तुतमिश की जो माता थी उसका नाम था शाही तुर्कान। ये पहले एक दासी के रूप में रह चुकी थी, यानी इनके यहाँ जब थी तो ये आने से पहले दासी के रूप में थी ये, और इसके पश्चात ये इल्तुतमिश की पत्नी बन जाती है, एक प्रकार से रखेल बन जाती है। और इसी शाही तुर्कान से उत्पन्न था ये रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली का नया सुल्तान बनता है, और जब ये सुल्तान बनता है तो इसकी उम्र जो है कोई खास ज्यादा नहीं होती है, और इस कारण इसकी जो माता है शाही तुर्कान वो इसकी संरक्षिका के रूप में रहती है, और संरक्षक के रूप में जो है ये रहती है। और रुकनुद्दीन फिरोज एक नाम मात्र का सुल्तान रहता है, जबकि शासन की जो वास्तविक जो डोर है या शासन की जो वास्तविक शक्तियां थी वो जो है शाही तुर्कान के हाथों में रहती हैं। थोड़ा सा बैठ जाओ, उसको थोड़ा सा वो रहा है ना। हाँ, शाही तुर्कान के हाथों में रहती है शासन की जो वास्तविक शक्तियां हैं। और इस प्रकार से अब शाही तुर्कान जो है जब वास्तविक जो शक्तियां जब इसके हाथों में आ जाती हैं तो एक कार्य करती है। कौन सा करती है कि जब ये युवा अवस्था में थी तब कुछ अमीरों ने इसके साथ शोषण किया था, और उसी शोषण का अब बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि अब इसका नंबर आ गया था। ये सर्वे सर्वा थी सल्तनत में, तो ये जो चाहे तो जो चाहे वो कर सकती थी ये। और इसी कारण इसने जो है उन अमीरों से एक एक करके जो है बदला लेना प्रारंभ कर दिया जिन अमीरों ने इसके साथ शोषण किया था। तो एक एक करके इसने अनेक अमीरों का कत्लेआम करवा दिया, और ये सल्तनत में एक अत्याचारी महिला के रूप में विख्यात हो गई, यानी ये एक अत्याचारी महिला के रूप में विख्यात हो गई, अत्याचारी महिला के रूप में। अब देखिए इससे बहुत सारे लोग नाराज थे, और जो अमीर थे वो बेहद नाराज थे, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का तो नहीं है। तो इस प्रकार से, और दूसरी तरफ जो है रुकनुद्दीन फिरोज से शासन संभाला नहीं जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में रुकनुद्दीन जो फिरोज है उसको शासन से लोग हटाना चाहते थे। दूसरी तरफ शाही तुर्कान के अत्याचारों से अमीरों में भय व्याप्त था। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रजिया थी, रजिया सुल्ताना, वास्तविक रूप से तो ये रजिया सुल्ताना ही बननी चाहिए थी, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के समय जो वसीयतनामा लिखवाई गई थी उसमें रजिया के नाम का उल्लेख किया गया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात जो रजिया है वही दिल्ली की सुल्ताना बने।
और रजिया की योग्यता के बारे में जो है इल्तुतमिश इसकी योग्यता को परख चुका था। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गया हुआ था तब जो है रजिया को दिल्ली की व्यवस्था देख रेख के लिए इसे सौंप करके गया था। तो इस प्रकार से रजिया को बनना चाहिए था, लेकिन रजिया को ना बना करके जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो सुल्तान बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो है ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हुआ? ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि रजिया जो है वो दिल्ली में शुक्रवार की नमाज के दिन यानी लोगों के समक्ष उपस्थित होती है और लाल वस्त्र पहन करके, और वो ये मांग करती है कि वास्तविक रूप से सल्तनत पर जो है मेरा अधिकार होना चाहिए, सल्तनत की जो सुल्ताना है वो मैं बननी चाहिए। तो इस प्रकार से जो रजिया है वो दिल्ली में जो है उपस्थित होती है, और इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो है अगली जो सुल्ताना है वो रजिया बनती है। तो ये तो एक रुकनुद्दीन फिरोज का एक अल्पकालीन शासन था, और इसके बाद हम देखेंगे रजिया के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट है रजिया का शासन काल जो है, यानी रजिया सुल्ताना। ये जो बनती है सुल्तान देखिए, यानी 6 नवंबर 1236 से और लगभग 13 अक्टूबर 1240 तक इसका शासन रहता है। ये इसका शासन काल है रजिया का। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो देखिए ये सल्तनत की प्रथम और यानी मध्यकालीन भारत की ये प्रथम और अंतिम महिला थी जो सुल्ताना के पद पर आसीन हुई थी। तो देखिए इसका जो जन्म है, इसका जीवन परिचय जान लेते हैं रजिया का हम। इसका जो जन्म है वो 1205 ईस्वी में हुआ था, यानी रजिया का जो जन्म है वो 1205 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता की अगर हम बात करें, देखिए इसके पिता का जो नाम था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इसके पिता थे। और माता की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जो माता थी वो तुर्कान खातून थी। तुर्कान खातून ये इसकी माता थी। और ये जो तुर्कान खातून थी ये ऐबक की बेटी थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी ये। तो इस प्रकार से ये रजिया का एक संक्षिप्त परिचय है, और ये मध्यकालीन भारत की प्रथम व अंतिम महिला सुल्ताना थी। तो इस प्रकार से पहला जो एक क्वेश्चन बनता है रजिया से कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला जो सुल्ताना थी वो कौन थी? रजिया थी। मध्यकालीन भारत की पहली महिला सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। ठीक है। तो रजिया के बारे में हम बात करें कि जब रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल था तो उस अराजकता की स्थिति थी एक तरफ, दूसरी तरफ जो है शाह तुर्कान के अत्याचारों से अमीरों में जो भय व्याप्त था, और इस प्रकार से जो है चारों तरफ जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न थी। तो ऐसे हालातों में रजिया ने मौके का फायदा उठाया, और मौके का फायदा जब उठाया तब जो है रजिया लाल वस्त्र पहन करके शुक्रवार की नमाज के अवसर पर दिल्ली की जनता के समक्ष उपस्थित हुई, और उसने अपने पिता के द्वारा जो उसको कार्य जो सौंपा गया था, एक प्रकार से उसे सुल्तान के पद के लिए वसीयतनामा में जो उसका नाम लिखा गया था उसकी जनता के लिए याद दिलाई। और इस समय परिस्थिति इस प्रकार से थी कि जो तुर्क अधिकारी थे और दिल्ली की जो जनता थी वो रजिया के पक्ष में थी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रजिया जो है शुक्रवार की नमाज के दिन, यानी शुक्रवार की नमाज के दिन लाल वस्त्र पहनकर
जनता के सामने उपस्थित हुई, जनता के सामने उपस्थित हुई। तो देखिए यहां से ये लाल वस्त्र जो है ना, ये लाल वस्त्र उस समय जो है एक प्रतीक था, न्याय का प्रतीक था। यानी उस समय लाल वस्त्र किसका प्रतीक था? यानी यह न्याय का प्रतीक था। लाल वस्त्र पहनकर अगर कोई व्यक्ति निकलता था और वो जनता के सामने फरियाद करता था तो ये समझा जाता था कि वह न्याय चाह रहा है या न्याय के लिए उसने जो वस्त्र पहने हैं, तो ये जो एक प्रकार से न्याय का प्रतीक था। दिल्ली की जनता और तुर्क अमीरों ने रजिया का पूरा सहयोग दिया और 6 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया जो है दिल्ली की सुल्ताना बन जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखेंगे कि रजिया जो है सुल्ताना तो बन जाती है, लेकिन रजिया की जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं हो रही थी। यानी एक प्रकार से जब रजिया सुल्ताना बन जाती है तो सुल्ताना बनने के कुछ समय बाद ही तुर्क अमीरों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। और किस प्रकार से देखिए रजिया को तुर्क अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। देखिए तुर्क अमीरों के विद्रोह का सामना करना किस प्रकार से इन्होंने सामना किया था तुर्क अमीरों का। रजिया जब सुल्ताना बनी थी और उसके सुल्ताना बनने के कुछ समय बाद ही जो है लाहौर के सूबेदार कबीर अयाज खान ने विद्रोह कर दिया। रजिया के विरुद्ध पहला जो विद्रोह था, यानी रजिया के विरुद्ध, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, रजिया के विरुद्ध पहला जो विद्रोह था वह लाहौर के सूबेदार, यानी पहला जो विद्रोह था वह लाहौर के सूबेदार कबीर एयाज खां द्वारा किया गया था, जो लाहौर का सूबेदार हुआ करता था। देखिए रजिया के विरुद्ध जो है विरोध करने की जो क्यों किया गया था रजिया के विरोध, तो उसके पीछे कई कारण थे जिनको हम बताएंगे। और इसके साथ साथ और कौन थे जो रजिया के विरोध में खड़े हो गए थे, उनमें देखिए अल्तूनिया था, भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तूनिया था, ये विरोधी था इसका। इसके अलावा जो है कोबाचा था, एक प्रकार से जो है इजीउद्दीन सलारी जो है वो इसका विरोधी था, ये महत्वपूर्ण विरोधी थे इसके। और सैफुद्दीन कूची ये महत्वपूर्ण विरोधी थे। और इन विरोधियों का जो नेतृत्व करने वाला था, यानी विरोधियों का जो नेतृत्व किया था वो था एतगीन नाम का व्यक्ति था, जिसने जो है रजिया का विरोध किया था। तो इस प्रकार से ये रजिया के विरुद्ध एक पहला विद्रोह था जिसको रजिया ने जो है दबा दिया था और बाद में इन विद्रोहियों को माफ भी कर दिया था, यानी क्षमा कर दिया था। तो बात ये आती है कि इन तुर्क अमीर जो थे इन्होंने रजिया के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था, है ना। तो रजिया के विरुद्ध क्यों किया था विरोध, तो इसके पीछे कारण ये था कि जो रजिया थी वह पर्दा को त्याग करके, देखिए महिलाओं में क्या होता, बुर्का पहनती थी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, ठीक है। तो पर्दे को त्याग करके इन्होंने क्या किया, यानी पर्दा को त्याग कर जो है कुबा और कुल्हा को पहनना शुरू कर दिया था। यानी दरबार में जब वो जाती थी तो कुबा और कुल्हा पहन करके जाती थी। ये क्या है, देखिए कुबा का मतलब है, देखिए एक प्रकार से जो है कोट, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है और कोल्हा यानी एक प्रकार से टोपी, यानी टोपी और जो है कोट पहन करके जाती थी ये दरबार के अंतर्गत। तो इस बात से जो है तुर्क अमीर नाराज थे कि ये मर्दों की भांति जो है दरबार में जाती है, टोपी पहन करके जाती है और कोट पहन करके जाती है, तो इस बात से वो तुर्क अमीर नाराज थे। दूसरी तरफ ये थी कि तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाएं थी वो अत्यधिक बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से इसके विरुद्ध जो है एक विद्रोह किया गया था। यद्यपि पहले विद्रोह को रजिया ने जो है दबा दिया था, शांत कर दिया था, किंतु ये विद्रोह जो था एक बार पुनः और होता है, दूसरी बार विद्रोह होता है। और जब दूसरी बार विद्रोह होता है तब विद्रोहियों के जो विद्रोही थे उन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से जो है विद्रोह को जन्म दिया और इस समय भयानक विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह को जो है जिसमें अल्तूनिया भी शामिल थे इस विद्रोह के अंतर्गत। और जब दूसरी बार विद्रोह होता है तो इस विद्रोह को रजिया दबा नहीं पाती है। यद्यपि इस विद्रोह के दमन करने के लिए रजिया सेना सहित निकलती है, लेकिन जब देखा जाता है कि जब जो है अल्तूनिया जब ये था तो अल्तूनिया ने क्या किया कि रजिया को बंदी बना लिया, यानी अल्तूनिया द्वारा रजिया को बंदी बना लिया जाता है। रजिया को जब बंदी बना लिया जाता है अल्तूनिया के द्वारा, तो रजिया जो है चालाकी खेलती है और अपना प्रेम जाल बिछा करके जो है अल्तूनिया के साथ विवाह कर लेती है। और इस प्रकार से विवाह के बंधन में फांस करके उसके साथ जब जो है दोनों जो और विद्रोही होते हैं उनका सामना करते हैं, लेकिन और ये जो समय था अब उनके हाथ से लगभग निकल चुका था, क्योंकि विद्रोहियों की शक्ति जो है संगठित होती जा रही थी, विद्रोही मजबूत स्थिति में थे और रजिया की जो स्थिति थी वो काफी नाजुक होती जा रही थी। दूसरी तरफ जो है दिल्ली की गद्दी पर रजिया का जो भाई था बहराम शाह, उसको जो है गद्दी पर बिठा दिया जाता है। यानी रजिया के विरुद्ध विद्रोहियों ने बहराम शाह ये रजिया का भाई, सौतेला भाई बहराम शाह, यानी रजिया का सौतेला भाई था ये, जिसे जो है गद्दी पर बिठा दिया जाता है। जब अल्तूनिया और रजिया जब विद्रोह का सामना करने निकलते हैं, तब बहराम शाह के डाकुओं द्वारा जो है अक्टूबर 1240 में, यानी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के निकट जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? रजिया और अल्तूनिया की, यानी दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है अल्तूनिया और रजिया की हत्या होने के पश्चात दिल्ली में बहराम शाह जो है वह सुल्तान बनता है। अब देखिए इसमें एक खास बात है कि रजिया जो है एक व्यक्ति था जिससे बेहद प्रेम करती थी और जिसका नाम जो है जलालुद्दीन याकूत था। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि रजिया का प्रेमी कौन था। तो देखिए रजिया का जो प्रेमी था उसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत नाम का एक जो है व्यक्ति था जिसे रजिया ने एक उच्च पद पर बिठा रखा था और उस पद का नाम था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर के पद पर रजिया ने इसे बैठाया। अमीर ए आखूर का मतलब होता है शाही अश्वशाला का प्रधान, यानी अमीर ए आखूर का मतलब क्या है? शाही अश्वशाला का प्रधान इस पद पर बिठा रखा था।
इस बात से जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उन्हें बेहद जलन उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उनमें से कुछ युवा तुर्क अमीर रजिया से प्रेम करना चाहते थे। लेकिन रजिया जो है जलालुद्दीन से प्रेम करती थी, इस बात का उन्हें आभास था, क्योंकि रजिया जब घोड़े पर बैठती थी, रजिया जब घोड़े पर बैठती थी तो यही जलालुद्दीन याकूत उसे बाहों में भर करके घोड़े पर बिठाता था। इस बात से तुर्क अमीरों में बेहद जो है जलन हो रही थी, और जब रजिया एक दिन दिल्ली से बाहर थी, तब उन्होंने जलालुद्दीन याकूत को मौत के घाट पर उतार दिया था। तो इस प्रकार से जो है रजिया का ये प्रेमी था जलालुद्दीन याकूत, जो अविस्निया का रहने वाला था, अविस्निया देश का रहने वाला था, यहाँ का रहने वाला था अविस्निया का, जिसे मार दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रजिया का पति कौन था? तो देखिए, पति कुछ ही समय के लिए बना था, और वो भी एक संकटकालीन स्थिति में जो है इसने पति बनाया था, और उसका क्या नाम था, यानी रजिया का जो पति है उसका क्या नाम है? रजिया के पति का नाम, रजिया के पति का नाम कौन था? इसका जो पति था अल्तूनिया था। आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको दो चार चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। एक तो इसका प्रेमी अल्तून जो है कौन हो गया? जलालुद्दीन याकूत हो गया, और पति जो है वो कौन था? अल्तूनिया था, ठीक है। और तीसरी हमें ये बात देखिए एक यहाँ से याद रखनी है कि रजिया के समय ही शिया और सुन्नी जो मुस्लिम थे उनमें झगड़ा उत्पन्न शुरू हो गया था। यानी रजिया के समय ही शिया और सुन्नी, यानी शिया सुन्नी जो मुस्लिम थे उनमें झगड़ा जो है इसी के समय प्रारंभ होता है। ये जो झगड़ा है यहाँ रजिया के समय क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, लेकिन ये बलबन के जो है गद्दी ग्रहण करने तक जारी रहा था। तो देखिए इसमें से खास यानी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात करें कि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रजिया यानी मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम महिला सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्ताना थी, जिसका शासनकाल जो है लगभग 4.5 जो है यानी 3.5 माह तक वर्ष तक रहा था। और इसके अलावा ये किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इसकी जो माता का नाम था वो कौन था? तुर्कान खातून था, ठीक है। और इसका जो जन्म है वो 1205 ईस्वी में हुआ, यानी रजिया का जन्म कब होता है? 1205 ईस्वी में होता है, ठीक है। और रजिया ने अपनी सिक्कों पर जो है एक उपाधि ग्रहण की थी, यानी इसकी सिक्कों पर जो रजिया की उपाधि मिलती है, सिक्कों पर जो इसकी उपाधि है वो मिलती है उम्दत उल निस्वा। ये इसकी उपाधि मिलती है सिक्कों पर, मिलती है रजिया के सिक्कों पर। तो देखिए ये उपाधि से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है रजिया के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ऐतगीन नामक जो है उस व्यक्ति ने किया था, जो एक प्रधानमंत्री के पद पर भी था इससे पहले। तो इस प्रकार से जो है रजिया को एक घोर संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब वह सिंहासन पर बैठती है। तो तुर्क अमीरों के विद्रोह होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रजिया है तुर्क अमीरों के विद्रोह का जो एक प्रकार से सामना करती है, और उस विद्रोह का दमन करने के पश्चात जो रजिया कुछ ही महाशासन करती है, कुछ वर्षों तक शासन करती है। उसके पश्चात रजिया के विरुद्ध जो है विद्रोह एक बार पुनः प्रारंभ हो जाता है, और ये विद्रोह उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में लगभग प्रारंभ होता है, जो कि
रजिया इस विद्रोह का ठीक से जो है दमन नहीं कर पाती है और अल्तूनिया जो है विद्रोही का जो इस समय नेता बना हुआ था, अल्तूनिया, जिसने रजिया को कैद कर लिया था। और रजिया को जब कैद कर लिया तो रजिया ने जो है इसके साथ विवाह कर लिया और इस प्रकार अल्तूनिया इसका जो है पति बन जाता है। तो इस प्रकार से ये रजिया के बारे में कुछ जानकारियां हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि रजिया के समय जो है शिया और सुन्नी जो मुस्लिम थे उनके झगड़े जो है वो प्रारंभ होते हैं और ये जब तक जारी रहते हैं तब तक कि बलबन का शासन प्रारंभ होता है। यानी बलबन जब सिंहासन पर बैठते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं, तब तक जो है इनका जो है झगड़ा जारी रहता है। तो ये रजिया के बारे में जानकारियां थी, ठीक है। और इसके बाद हम एक और देखेंगे कि रजिया की जब मृत्यु हो जो हत्या हो जाती है कैथल के पास, तब जो है दिल्ली का एक सुल्तान बनता है और जिसका नाम है बहराम साय है। तो बहराम साय देखिए, यहाँ बहराम साय कोई ज्यादा लंबा शासन काल नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन वहां से कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं बहराम साय की। इसका शासनकाल 1240 से 42 के बीच रहता है और ये बहराम साय जो है ये रजिया का सौतेला भाई था, सौतेला भाई था ये। इसने क्या किया कि इसको बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, एतगीन की भूमिका थी। यानी बहराम साय को सुल्तान बनाने में, बहराम साय को सुल्तान बनाने में एतगीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, एतगीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात बहराम साय द्वारा एतगीन की हत्या करवा दी जाती है। यानी बहराम साय द्वारा कुछ समय बाद एतगीन की हत्या करवा दी जाती है, यानी कि इसकी हत्या करवा दी गई। अब देखिए खास क्या है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा के लिए अब आपके लिए दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि बहराम साय के शासनकाल में एक नए पद का सृजन हुआ था। यानी बहराम साय के शासनकाल में, बहराम साय के शासनकाल में एक नए पद का सृजन हुआ, एक नए पद का सृजन हुआ जिसका नाम है हुआ और उस पद का नाम है नाइब ए ममालिकात। नाइब ए ममालिकात के पद का सृजन हुआ। यानी पहली बार सल्तनत की इस व्यवस्था में नाइब के पद का सृजन होता है। तो इससे पहले नाइब नहीं होता था। तो इस समय जो है सल्तनत में जो है तीन महत्वपूर्ण जो पद हो गए थे, यानी शक्तियों का जो विभाजन है वो तीन भागों में विभाजित हो गया था। एक तो था सुल्तान, एक था वजीर जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, और एक था नाइब। इस प्रकार बहराम साय के शासनकाल में सत्ता के जो दावेदार थे वो तीन हो गए थे। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में जो है इस क्वेश्चन से कई बार जो है पूछ लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये बहराम साय था।